हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। उपनिवेशों का खात्मा और शीत युद्ध। बच्चों, भारत और पाकिस्तान के उपनिवेशी शासन जो था अगस्त 1947 में समाप्त हुआ और ये दोनों द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1947 में ये दो राष्ट्र राज्यों के रूप में स्थापित हुए थे, भारत और पाकिस्तान। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी 1945 से 75 के बीच 30 वर्षों में अफ्रीका एशिया के अधिकांश देश स्वतंत्र हुए, जिसमें 1945 में इंडोनेशिया ने स्वतंत्रता की घोषणा की। 1947 में भारत और पाकिस्तान, 1946 में 48 में बर्मा और श्रीलंका और 1960 और 70 के दशक में वियतनाम, कंपूचिया जो दक्षिण अफ्रीका के देश थे, उन्होंने सशस्त्र आंदोलन के पश्चात स्वतंत्रता हासिल की थी। इस प्रकार 1940 की तुलना में 1980 में जो भारत विश्व के नक्शे बने, उसकी स्थिति बहुत अलग हो गई थी। उसमें भी इन सभी उपनिवेशों के खात्मा, इसे हम उपनिवेशीकरण कहते हैं, अर्थात उपनिवेशों की आज़ादी कहते हैं। इसके बारे में यह कहा जाता है कि उपनिवेश बनाने में, यदि आपको याद होगा कि उपनिवेशीकरण के कई पक्ष थे। पहला पक्ष था राजनीतिक सत्ता ब्रिटेन जैसे साम्यवादी देशों के हाथों में थी। दूसरा था उपनिवेशों का आर्थिक शोषण होता था। उपनिवेशों का ये राष्ट्र जो थे, शक्तिशाली राष्ट्र जो थे, इनका शोषण करते थे, इनके संपदा का दोहन करते थे। और तीसरा था उपनिवेश के लोगों को यह कहा जाता था कि वे असभ्य हैं और यूरोप के देश इन्हें सभ्य बनाने के लिए आए हैं और उनकी भलाई इसी में है कि वे यूरोप की संस्कृति और विचार को अपनाएं। और यदि उपनिवेशों के खत्म करने की बात आती थी, तो वे कहते थे कि यह तभी संभव हो सकता है जब उन्हें राजनीतिक, आर्थिक आजादी और वैचारिक व सांस्कृतिक आत्मसम्मान मिल जाता है। यह तभी संभव होगा जब उन्हें आर्थिक और राजनीतिक आज़ादी और वैचारिक संस्कृति का आत्मसम्मान मिल पाएगा, तभी उन्हें उपनिवेशों से स्वतंत्रता प्राप्त होगी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां कैसी थी? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बारे में हम इस पैराग्राफ में देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत आते आते पुराने साम्राज्यवादी यूरोपीय देश बहुत कमजोर हो गए थे। जैसे जापान, फ्रांस, हॉलैंड और ब्रिटेन तीनों युद्धों के प्रभाव से आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो गए थे और संयुक्त राज्य अमेरिका और की आर्थिक सहायता पर ही निर्भर थे। युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस दो बड़े शक्तिशाली देशों के रूप में उभर के सामने आए थे और दोनों ही देश जो थे उपनिवेशवाद के विरोधी थे। वे चाहते थे कि विश्व के सभी देश जो हैं, अपने सभी उपनिवेशों को, साम्राज्यवादी देशों पर उन्होंने दबाव डाला कि विश्व के सभी देश जो है उपनिवेशों को स्वतंत्रता दे दें, अपने अपने उपनिवेशों को स्वतंत्रता दे दें। उपनिवेश और औपनिवेश दो शब्द हैं। उपनिवेश का अर्थ होता है कि वह देश जो किसी शक्तिशाली देश का गुलाम है, और औपनिवेश का अर्थ है वह शक्तिशाली देश जो इन कमजोर देशों पर अपना अधिकार जमाता है। आर्थिक क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण बदलाव हुआ कि युद्ध के से पहले भारत जैसे उपनिवेश जो थे ब्रिटेन से कर्ज लेते थे, लेकिन युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने उपनिवेशी भारत सरकार से बहुत बड़ी मात्रा में कर्ज ले रखा था और उन्होंने अतः भारत से संसाधन मिलने की जगह ब्रिटेन को कर्ज भी चुकाना पड़ रहा था और इस दौर में उपनिवेश बनाए रखने के लिए ब्रिटेन को बहुत अधिक महंगा पड़ रहा था, ब्रिटेन जैसे मित्र राष्ट्र ने युद्ध इसी आधार पर लड़ा था कि स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए जर्मनी से लड़ रहे हैं। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था, तो ब्रिटेन और उनके साथ के जो मित्र देश थे, उन्होंने यह कहा था कि वे जर्मनी से
लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में युद्ध जीतने के बाद अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध मित्र राष्ट्रों ने जीता था। मित्र राष्ट्रों के जीतने के बाद वे किस प्रकार से अपने उपनिवेशों को स्वतंत्रता देने से इनकार कर सकते थे। युद्ध के दौरान अधिकांश उपनिवेशों में स्वतंत्रता आंदोलन बहुत तीव्र हो गए और इन देशों ने देखा कि किस प्रकार यूरोप के साम्राज्यवादी देश जर्मनी से हार रहे थे और कमजोर पड़ रहे थे। वे इस मौके का फायदा उठा करके स्वतंत्रता हासिल करना चाहते। जितने भी उपनिवेश देश थे उनमें पहले ही स्वतंत्रता के लिए संघर्ष चल रहा था और ऐसी स्थिति में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कुछ शक्तिशाली देश जो थे वह जर्मनी से हार रहे थे और कमजोर पड़ रहे थे। तो इस मौके का फायदा उठा करके अपनी स्वतंत्रता हासिल करना चाहते थे। बहुत से देशों में यह सशस्त्र आंदोलन बन गया। भारत जैसे देश में भी उपनिवेशी सेना और पुलिस अपने देश की स्वतंत्रता के पक्ष में हो रहे थे। यही सब बातें थी, जबकि पुराने तरीकों से उपनिवेशों पर नियंत्रण नहीं रखा जा सकता था। अब इस समय देशों को लगने लगा था, औपनिवेशिक देशों को लगने लगा था कि अब इन उपनिवेशों पर स्वतंत्रता बनाए रखना या नियंत्रण बनाए रखना आसान नहीं होगा और इस प्रकार वे उन्हें स्वतंत्रता देने के पक्ष में सोच रहे थे। अब इन साम्यवादी देशों के समक्ष यह समस्या उठी कि उपनिवेशों से सत्ता किस प्रकार सौंपे। क्या वे उन्हें देशों को एकता और स्थिरता बनाए रख सकते हैं? ऐसे लोगों के हाथों में सत्ता सौंपना चाहते थे जो साम्राज्यवादी देशों में आर्थिक कूटनीति के हित में था, आर्थिक कूटनीतिक हितों की रक्षा कर सके। ये वही लोग थे जो औपनिवेशिक शासन के कारण बने थे और उसमें लाभान्वित हुए थे। वैसे देश जो औपनिवेश था अर्थात बड़े देश जिन्होंने अपने अन्य देशों को गुलाम बना के रखा था, वे चाहते थे कि उन्हें इस प्रकार का साम्राज्यवादी या इस प्रकार का शासन सौंपा जाए जिसमें कूटनीतिक आर्थिक स्थिति जो है उन्हीं के पक्ष में बनी रहे। और वे चाहते थे कि जो औपनिवेशी शासन है के कारण बने हैं उन्हीं को लाभ प्राप्त हो। इसलिए वे पहले राजा महाराजा, जमींदार, बड़े व्यापारी, शिक्षित, मध्यम वर्ग आदि इन्हीं को सत्ता सौंपना चाहते थे। इस बीच सोवियत संघ उपनिवेशों में उन दलों को समर्थन दे रहा था जो वहां क्रांति के द्वारा स्वतंत्रता और सामाजिक बदलाव लाना चाहते थे। इन दलों का झुकाव साम्यवाद और समाजवाद की ओर था और वे चाहते थे कि उपनिवेशों में उपस्थिति उच्च वर्ग जैसे राजा या नवाब, जमींदार और पूंजीपति को हटाकर किसानों व मजदूरों का वर्चस्व बनाया जाए। क्योंकि जो देश सोवियत संघ के उपनिवेश थे या सोवियत संघ के सहायता से स्वतंत्र होना चाहते थे या हो रहे थे, वे चाहते थे कि शासन जो है वह उच्च वर्ग यानी राजा, जमींदार, पूंजीपतियों को हटा करके सामान्य आम नागरिकों अर्थात किसानों और मजदूरों का इसमें वर्चस्व बना रहे। क्योंकि सोवियत संघ में भी किसानों और मजदूर पार्टी का ही वर्चस्व है। उन दिनों देश के दो खेमों में बटा हुआ था। एक और सोवियत संघ के खेमे के देश और दूसरी तरफ अमेरिका के खेमे के देश थे। सोवियत संघ की मंशा थी कि जो देश उनकी मदद से स्वतंत्र होंगे वह उसके खेमे में रहेंगे और अमेरिका का विरोध करेंगे। चीन, वियतनाम, कोरिया आदि देश सोवियत संघ समर्थित दलों के नेतृत्व के आंदोलन चल रहे थे और भारत, इंडोनेशिया जैसे देशों में साम्यवादी दल महत्वपूर्ण हो रहे थे। तो इस प्रकार विश्व दो गुटों में बटा हुआ था, एक सोवियत संघ और एक संयुक्त राज्य अमेरिका। जो देश संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से स्वतंत्र हो रहे थे वह देश अमेरिका चाहता था उसके खेमे में रहे और जो देश सोवियत संघ की सहायता से स्वतंत्र हो रहे थे तो उस समय वह सोवियत रूस चाहता था कि वह उसके खेमे में रहे और अमेरिका का विरोध करे।
अमेरिका भी इस प्रतिस्पर्धा में पीछे नहीं रहना चाहता था। अमेरिका चाहता था कि सभी उपनिवेश जल्द से जल्द स्वतंत्र हो जाए ताकि सोवियत संघ समर्थित दल सत्ता में न आ पाए। साथ ही उसका यह प्रयास था कि उन देशों में उच्च वर्गों को सत्ता सौंपी जाए ताकि वे साम्यवादी विचार व देशों का प्रतिरोध कर पाए। दूसरी ओर अमेरिका की सामाजिक जरूरत थी, वह सोवियत संघ को घेरते हुए पूरी दुनिया के सैनिक अड्डे बनाए ताकि भविष्य में दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति में वो काम आए। दूसरी ओर अमेरिका जो था चाहता था कि जल्द से जल्द पूरे विश्व के जो देश है वे स्वतंत्र हो जाएं ताकि उनमें जो है अमेरिका चाहता था सभी उपनिवेश जल्द से जल्द स्वतंत्र हो जाए ताकि सोवियत संघ समर्थित दल वहां पर सत्ता में न आ सके, क्योंकि सोवियत संघ था रूस की समर्थित जो दल था वह सत्ता में न आ सके और वह साम्यवादी विचारों व देशों का प्रतिरोध करना चाहता था। उच्च वर्गों को सत्ता सौंपी जाए और सोवियत संघ क्या चाहता था, आम जनता को, आम नागरिकों को सत्ता सौंपी जाए। इधर अमेरिका क्या चाहता था कि उच्च वर्गों को सत्ता सौंपी जाए ताकि वे साम्यवादी विचार और देशों का प्रतिरोध कर सके। दूसरी ओर अमेरिका के सामाजिक जरूरत थी कि वह सोवियत संघ को घेरते हुए पूरी दुनिया में सैनिक अड्डे स्थापित करे, तो कि भविष्य में इन दोनों देशों की युद्ध होने की स्थिति में उनके काम आ सके। यह यूरोपीय देशों में पुराने उपनिवेशों से ही संभव था। इस तरह अमेरिका एक को उपनिवेशों की समाप्ति के लिए प्रतिबद्ध था और दूसरे उपनिवेशों का फायदा भी उठाना चाहता था। अमेरिका दोनों हाथ में लड्डू रख के खाना चाहता था। कैसे? एक तरफ तो वह चाहता था कि उपनिवेशों की समाप्ति हो और दूसरी ओर वह चाहता था कि इन उपनिवेशों का फायदा भी उठाया जाए। तो इस प्रकार से अमेरिका जो है इन सोवियत उपनिवेशों का स्वतंत्र करा करके उन पर अपना ही अधिकार रखना चाहता था ताकि वह उनका फायदा उठा सके। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच प्रतिस्पर्धा में भी उपनिवेशीकरण प्रक्रिया को गहरा असर डाला। दोनों देश चाहते थे उपनिवेशी व्यवस्था समाप्त हो और सभी देश स्वतंत्र हो। साथ ही साथ दोनों देश यह भी चाहते थे कि इन नए स्वतंत्र देशों पर उनका वर्चस्व हो। कई उपनिवेशों में स्वतंत्रता आंदोलन सोवियत संघ और अमेरिका के बीच के संघर्ष में उलझ गए और कोरिया, वियतनाम, अफ्रीका में के नामीबिया व अंगोला दोनों देश चाहते थे कि उपनिवेशीकरण समाप्त हो, विउपनिवेशीकरण हो, और वे यह भी चाहते थे कि ये देश जो है स्वतंत्र हो, उन पर ये अपना दबाव भी बनाए रखे। इसके लिए उन्हें सैनिक सहायता, आर्थिक सहायता और सामाजिक सहायता की प्रस्तावना अमेरिका और रूस दोनों करते थे ताकि वह उपनिवेशीकरण समाप्त हो और उसके बावजूद भी नए स्वतंत्र देशों पर इनका अपना अधिकार बना रहे। ऐसे ही देश जो थे इनके संघर्ष में उलझे हुए थे, जैसे कोरिया, वियतनाम, अफ्रीका के नामीबिया व अंगोला आदि देश थे। नौ स्वतंत्र देशों पर अपना प्रभाव जमाने के उद्देश्य से अमेरिका और सोवियत संघ ने उन्हें भारी मात्रा में ऋण दिया और उन्हें अपना कर्जदार बनाया। उन देशों की नीति के चलते यह लगा कि पुराने उपनिवेश की जगह अब एक नव उपनिवेशवाद उभर रहा है जो कर्ज के माध्यम से और सैनिक अड्डों की मदद से देशों पर नियंत्रण कर रहा है। अपना वर्चस्व बनाए रखने के उद्देश्य से जो नए स्वतंत्र देश थे, अमेरिका और रूस दोनों उन्हें आर्थिक सहायता देना चाहते थे, आर्थिक सहायता दे रहे थे और उन्हें अपना कर्जदार बना रहे थे। ऐसा लगने लगा था कि पुराना उपनिवेशवाद को समाप्त करके नए उपनिवेशवाद का शुरुआत हो रही है, जो कि कर्ज के माध्यम से और सैनिक अड्डों के माध्यम से उन्हें इन देशों पर नियंत्रण करा जा रहा है। जैसे सोवियत रूस और सोवियत संयुक्त राज्य अमेरिका नए स्वतंत्र देशों को आर्थिक सहायता देते थे और वहां पर अपने सैनिक अड्डे स्थापित करते थे। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह स्थिति बनी कि पुराने साम्राज्यवादी देश अपने उपनिवेशों को स्वतंत्रता देने पर मजबूर हुए और उसी समय दो महाशक्तियों की आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण नए स्वतंत्र देश किसी न किसी रूप में उनके प्रभाव में आए। द्वितीय विश्व युद्ध
कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पुराने साम्राज्यवादी देशों का देशे अपने उपनिवेशवादों को स्वतंत्रता तो दी, लेकिन ये नए दो महाशक्तियों ने अपनी प्रतिस्पर्धा के लिए इन नए स्वतंत्र देशों को किसी न किसी रूप में अपने प्रभाव में ही रखा, अपने नियंत्रण में ही रखा था। ऐसी स्थिति में उपनिवेशवाद, हम यह कह सकते हैं कि पुराने उपनिवेशवाद को समाप्त करके आर्थिक उपनिवेशवाद की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे। ओके, बाय।